बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर। आज हम टोबैको मोज़ैक डिजीज़ के बारे में थोड़ा बात करेंगे। टोबैको मोज़ैक वायरस के कारण से ये बीमारी होती है और टोबैको मोज़ैक रोग मुख्य रूप से तो टोबैको पर और बीमारी कॉज करता है, लेकिन इसके अलावा टमाटर और लगभग 150 से ज़्यादा प्लांट स्पीशीज़ हैं जो कि क्रॉप प्लांट्स भी आते हैं उसके अंदर, और उसके अलावा जो ये खरपतवार वाले पौधे होते हैं वो भी आते हैं जिनके ऊपर की इनका संक्रमण होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान इनका जो होता है वो तम्बाकू पे और टमाटर के पौधों पर होता है। अगर हम इसका वितरण देखें तो लगभग जहाँ पर भी हम तम्बाकू को उगाते हैं उन सारे क्षेत्रों में इसका प्रकोप देखा गया है। तो भारत में जहाँ जहाँ पर भी जिन जिन स्टेट्स में भी इनका तम्बाकू को उगाया जाता है वहाँ पर इसका प्रकोप होता है। सबसे ज़्यादा तम्बाकू जो उगाया जाता है वो आंध्र प्रदेश में और गुजरात में होता है और वहाँ पर भी इसका प्रकोप देखा गया है। ये जो टोबैको मोज़ैक वायरस है ये पौधे को मारता नहीं है, मतलब प्लांट की डेथ नहीं होती, लेकिन काफ़ी जो इसके प्लांट पार्ट्स होते हैं उनको ये क्षतिग्रस्त कर देता है, नुकसान करता है। तो इससे नुकसान काफ़ी होता है, लेकिन पौधा मरता नहीं है। यदि हम लक्षण देखें इसके तो जो यंग प्लांट्स होते हैं, बहुत यंग पौधे होते हैं, शिशु पादप होते हैं, उनकी पत्तियों के अंदर जो नई डेवलपिंग पत्तियां होती हैं, ग्रो कर रही होती हैं, बढ़ रही होती हैं, उन पत्तियों के अंदर इसका कुंचन होता है, मतलब नीचे की तरफ वो रोल कर जाती हैं पत्तियाँ लोअर एपिडर्मिस की तरफ में, और डिस्टॉर्शन हो जाता है उनकी शेप का। उनकी शेप जो नॉर्मल शेप आपको दिखती है नॉर्मल पत्ती की, वैसी उसकी पत्ती की शेप आपको नज़र नहीं आती है। तो डाउनवर्ड कर्लिंग जिसको बोलते हैं, डाउनवर्ड कर्लिंग मीन्स जो पत्ती की निचली सतह होती है उसकी तरफ उनका रोलिंग शुरू हो जाता है पत्तियों का। ये ख़ास करके यंग पत्तियों में देखने को मिलता है। उसके बाद में उन पत्तियों में धीरे धीरे क्लोरोफिल का ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो जहाँ जहाँ पर भी क्लोरोफिल का डिस्ट्रक्शन होता है, नष्ट होने लगता है क्लोरोफिल, वहाँ वहाँ पर वो पत्तियाँ पीले रंग की हो जाती हैं। तो आपको पत्तियों पर पैचेस मिलते हैं हल्के हरे रंग के या पीले रंग के और गहरे हरे रंग के। तो इस तरह से एक इरेगुलर सा पैटर्न बन जाता है इसके ऊपर, पत्तियों के ऊपर, जिसको कि हम बोलते हैं मोज़ैक पैटर्न। ठीक है, जो कि गहरे और हल्के हरे रंग से या गहरे और पीले रंग के उस पत्तियों पर बनता है, रंग से पत्तियों के ऊपर बनता है। अगर हम गहरे रंग का क्षेत्र को देखें तो कंपैरेटिवली वहाँ पर जो क्षेत्र होता है, वो पत्तियों का एरिया होता है, वो कंपैरेटिवली मोटा होता है और वहाँ पर कोशिकाओं में वृद्धि ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर उभार हो जाता है। तो अगर पत्तियों पे आप दूर से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जहाँ जहाँ पर भी गहरा पत्ती का रंग है वहाँ पर फफोले पड़ गए हैं उभार आ जाने की वजह से। और ये जो प्रोसेस होता है, ये जो सिम्टम होता है, इसको हम मॉटलिंग कहते हैं या कर्बुरण कहते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि इस एरिया में जो पत्ती की पाइलोसेट टिश्यू की जो लेयर्स होती हैं वो बढ़ जाती हैं, कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, इसके कारण से ये आपको दिखता है। ये देखिए, ये प्लांट का सिम्टम आपको नज़र आ रहा है, आपको येलो कलर के और ग्रीन कलर के पैचेस भी नज़र आ रहे हैं। और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो जो हरा वाला एरिया है वहाँ पर आपको ऊपरा उभरा हुआ हिस्सा भी आपको इसमें दिखाई पड़ेगा। अगर ओवरऑल आप प्लांट को देखेंगे, क्योंकि क्लोरोफिल का डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स बनने कम हो जाते हैं और रेस्पिरेशन की रेट भी कम हो जाती है, मेटाबॉलिज्म भी धीरे धीरे स्लो हो जाता है, तो इसके कारण से जो पौधा की जो वृद्धि होती है वो स्तंभित हो जाती है। मतलब कंपैरेटिवली नॉर्मल जो पौधा होता है उसको आप देखेंगे, उसके कंपैरिजन में पौधा आपको छोटा दिखाई पड़ेगा, शाखाएं कम दिखाई पड़ेंगी, इस तरह का होगा। पत्तियां भी डी शेप हो जाती हैं, शेप उनका अच्छा नहीं रहता। पुष्प जो होते हैं, इनके फ्लावर जो होते हैं प्लांट के अंदर, वो भी डिस्कलर हो जाते हैं, उनका डिस्टॉर्शन हो जाता है, छोटे हो जाते हैं, फ्रूटिंग नहीं होता इसके अंदर। और अगर आप इनकी कोशिकाओं को देखें, खास करके एपिडर्मिस कोशिकाओं को या दूसरी कोशिकाओं को भी, तो उनके कोशिकाओं के अंदर विशेष तरह की बॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं जिनको हम बोलते हैं एक्सकाई। ये वायरस पार्टिकल के असेंबली से बनते हैं, या तो एमीबॉइड शेप की होती हैं या प्लेट की तरह की होती है, इस तरह की बॉडीज़ इसमें मिलती हैं। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होता है, क्योंकि क्लोरोफिल डिस्ट्रक्शन हो जाता है,
फिर श्वसन भी कम हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स बनने कम हो जाते हैं, अमीनो एसिड प्रोटीन का संरचना बदल जाती है। और क्योंकि मुख्यतः हम प्लांट को निकोटीन के लिए इस्तेमाल करते हैं, पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं, तो निकोटीन भी इसमें कम हो जाता है, तो मार्केट वैल्यू जो है वो प्लांट की काफ़ी कम हो जाती है। अब अगर हम देखें कि कौन इसका कारक क्या है रोग का, तो टोबामो वायरस समूह बोलते हैं इसको, जो कि इस तरह के विषाणु होते हैं, उसका टोबैको मोज़ैक वायरस जो होता है वो इस बीमारी का कारक है। इस विषाणु को अगर हम देखेंगे तो वो अगर आप जैसे इनको क्रिस्टलाइज किया गया तो रॉड शेप के छड़ाकार इसके विषाणु के कण होते हैं। आकार जो है इनका लगभग 300 नैनोमीटर से 15 नैनोमीटर डायमीटर होता है इसका। और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इसका जो ताप निष्क्रियता बिंदु है वो लगभग 90 डिग्री सेंटीग्रेड है। और अगर इसको हम देखें तो इससे संक्रमित टिश्यू को अगर आप उबलते पानी में 5-10 मिनट के लिए रखते हैं तो इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उस टिश्यू को आप निकाल लीजिए तो टिश्यू तो डैमेज हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो विषाणु कण होते हैं वो फिर भी संक्रमण की कैपेसिटी रखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। इसी तरह से अगर हम डाइल्यूशन पॉइंट की बात करें तो 10⁻⁷ मैंने यहाँ लिखा 1:10⁻⁷, मतलब इतना आप इसको डाइल्यूट कर दीजिए, इसमें पानी मिला दीजिए। इसका जब अगर प्लांट की संक्रमित पत्ती को आप पीस करके पानी मिलाते हैं तो इतना डाइल्यूशन करने के बाद में भी इसमें संक्रमण की क्षमता रहती है। वायरस जैसे कि आप लोग जानते हैं, वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल होते हैं, तो इसमें आनुवांशिक पदार्थ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, पॉजिटिव स्ट्रैंड होती है ये। और इसमें हेलिकल सिमेट्री है, जो वायरस का जो कण होता है उसमें आरएनए स्पाइरली कॉइल्ड रहता है एक खोखले सिलेंडर के चारों तरफ, और उस आरएनए का जो स्ट्रैंड होती है उसके ऊपर प्रोटीन के जो यूनिट्स होते हैं वो व्यवस्थित रहते हैं और एक कण बनाते हैं, न्यूक्लियर प्रोटीन कण, जो कि रॉड शेप आपको दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से वायरस पार्टिकल होता है। अगर हम देखें कि प्राथमिक स्रोत कहाँ से है या कहाँ से ये बीमारी आती है, तो जो भी संक्रमित पादप होते हैं जो खेतों में रहते हैं, तो जब आप हार्वेस्ट कर लेते हैं पत्तियों को या पौधों को, उसके बाद में जो उसका बचा हुआ पौधे का बचा कुचा कचरा मान लीजिए आप उसको, या जो उनके रेजिड्यूज़ होते हैं प्लांट के, या जो पत्तियाँ झड़ जाती हैं ज़मीन में, उन पत्तियों से अगली बार जब आप फसल लगाते हैं तो उन पौधों पर उनका संक्रमण होता है। इसके अलावा जो भी संक्रमित पत्तियां होती हैं, अगर आपने उसको इस्तेमाल कर दिया है, चाहे बीड़ी बनाने के लिए या सिगरेट में डालने के लिए उसको, या जो चबाने वाला तंबाकू होता है जो लोग खैनी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा होगा चूना वगैरह मिक्स करके बहुत से लोग खाते हैं उसको, तो उस तरह का तंबाकू भी अगर संक्रमित है और वो बाई द वे खेत में गिर जाता है तो उससे भी संक्रमण हो सकता है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया आपको कि टोबैको के अलावा बहुत सारी प्लांट्स के ऊपर इनका संक्रमण होता है, और जैसे वीड्स हैं, बहुत सारे खरपतवार हैं जो टोबैको के आसपास में है, उनमें अगर संक्रमण है तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स होते हैं, उनसे भी वायरस इन पौधों के ऊपर आ सकता है। और इसको हम बोलते हैं सैप ट्रांसमिसिबल, मतलब जो पादप रस होता है वो अगर किसी भी प्रकार से हेल्दी प्लांट के संपर्क में आता है, जो कि क्षतिग्रस्त होना चाहिए, एक महत्वपूर्ण बात ये है, तो ये इसका संक्रमण हो सकता है। तो जब हम कटाई छटाई करते हैं पौधों की, उस समय पर जो आप औजारों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कैंची का इस्तेमाल करते हैं या कटर का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो अगर संक्रमित पादप के संपर्क में आते हैं और आपको नहीं मालूम है और आप उससे दूसरे हेल्दी पौधे को भी कटिंग कर देते हैं, तो उससे भी इसका ट्रांसमिशन हो सकता है, स्थानांतरण हो सकता है। इसके अलावा जब बहुत तेज़ हवा चलती है या होता है तो पौधे जो है आपस में हिलते हैं और आपस में उनकी पत्तियां एक दूसरे से रगड़ खाती हैं, उस दौरान भी पत्तियां जो है वो नष्ट हो जाती हैं, और यदि संक्रमित पादप पास में है तो हेल्दी प्लांट तक इसका संक्रमण हो सकता है। ये तो तरीके हैं जो नॉर्मल होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कीट जो होते हैं जो कि पौधों के ऊपर पौधों से अपना भोजन लेते हैं, विशेष करके पत्तियों से, उनके जो वेन्स होते हैं वहाँ से, तो जो कीट होते हैं या एफिड्स होते हैं या फुदक होते हैं, वो
भी इस बीमारी को फैलाने में सहायक होते हैं। संक्रमित पादप से अगर उन्होंने रस का चूषण किया है और फिर वो हेल्दी प्लांट पर जाते हैं तो वहाँ पर भी वो संक्रमित कर देते हैं पौधों को। इसके अतिरिक्त ये इनके चूसने से प्लांट डैमेज भी हो जाता है, वहाँ पर गैप क्रिएट हो जाता है, वहाँ उसके थ्रू भी जो प्लांट होता है, जो वायरस होता है वो अंदर जा सकता है। तो ये बहुत ही कॉन्टेजियस है, मतलब बहुत जल्दी से इसका, बहुत आसानी से इसका संक्रमण पौधों में हो सकता है। ये देखिए TMB पार्टिकल्स हैं जो रॉड शेप आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ये विभिन्न तरीके जिससे कि इनका संक्रमण हो सकता है। अब ये कि रोग प्रबंधन आप कैसे करेंगे। विषाणुओं के लिए कोई भी पेस्टिसाइड आमतौर पर काम नहीं करता है, तो हमारे पास जो सबसे सरल और सीधा उपाय होता है वो ये होता है कि जो बहुत अर्ली स्टेज पर हम इसको कर सकते हैं कि संक्रमित पौधा जो होता है उसको हम उखाड़ करके जला दें। तो हम जो प्राइमरी सोर्स होता है उसको हम नष्ट कर देंगे। जलाना ज़रूरी है, ज़मीन में गाड़ना नहीं है। नष्ट करने से मतलब ये है कि उसको गाड़ना नहीं है। अगर आप मिट्टी में दबा देते हैं तो वहाँ पर भी काफ़ी समय तक रहता है, और इवन आगे जो आप 5-6 साल तक क्रॉप लगाते हैं उसमें इसका संक्रमण हो सकता है। तो हमें पौधे को उखाड़ करके जला देना है, नष्ट कर देना है। और जो भी वर्कर्स खेत में काम करते हैं, श्रमिक काम करते हैं, वो काम करने से पहले जो भी तंबाकू या कुछ इस्तेमाल करते हैं तो अपने हाथों को अच्छी तरह से धो दें। इंस्ट्रूमेंट्स को भी धोना चाहिए अच्छे से, एंटीसेप्टिक केमिकल से, ट्राइसोडियम फॉस्फेट से या साबुन से, ताकि उसमें से वायरस पार्टिकल जो हैं वो हट जाएं और हेल्दी पौधे तक नहीं जाएं। ये ज़रूर ध्यान रखना है। अगर हम संक्रमित पादप के संपर्क में आते हैं तो ये सब हमको सावधानी रखनी है। जैसे मैंने बताया, जो भी हम प्लांट्स में खेती में काम कर रहे हैं तंबाकू के, तो उससे पहले बीड़ी, सिगरेट, खैनी वगैरह का हमको, जो संक्रमित हों उनको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए या उनको छूना नहीं चाहिए। जो एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है वो ये है कि हम रोग प्रतिरोधी या रोग सहनशील, मतलब जो उसको बर्दाश्त कर सकें, ताकि उनमें उसका TMB की उपस्थिति के कारण से बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो, इस तरह की वैरायटी का इस्तेमाल करें। इसमें कुछ वैरायटीज़ हैं GSH3, L687 और भी कुछ वैरायटीज़ हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम हमको अवेलेबल होती हैं, तो ये इसकी और किस्में हमको और बढ़ानी चाहिए कि उनका इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा क्रॉप रोटेशन भी एक माध्यम है। कुछ वर्षों तक हमको जिस खेत में वहाँ पर पौधे हुए थे टोबैको मोज़ेक वायरस के से संक्रमित पौधे, उस खेत में, क्योंकि उनका कचरा नीचे गिर जाता है और वो कचरे में वहाँ पर TMB रहता है काफ़ी सालों तक, कुछ सालों तक, तो जितने सालों तक वो रह सकता है, संभवतः 4-5 साल कम से कम, हमको वहाँ पर तंबाकू या इसी प्रकार के कुछ पौधे जिन पर कि इनका संक्रमण हो सकता है उनको नहीं लगाना चाहिए। प्लांट्स के ऊपर हम स्प्रे कर सकते हैं ट्राइसोडियम फॉस्फेट का या थायोयूरेसिल का, उससे लाभ होता है। इसमें ख़ास करके ये है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं वो प्लांट को पर विज़िट नहीं करेंगे तो थोड़ा सा उससे बचाव हो जाएगा। कुछ लोगों ने देखा एक्सपेरिमेंट करके कि अगर दूध का छिड़काव करते हैं तो उससे भी संक्रमण थोड़ा सा कम हो जाता है। एक तकनीक जो कई बार इस्तेमाल की जा सकती है, हालांकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है करना, उसको बोलते हैं क्रॉस प्रोटेक्शन। उसके अंदर हम टोबैको का जो माइल्ड स्ट्रेन होता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा नुकसान पौधों को नहीं होता, उससे पौधों को इनोकुलेट कर सकते हैं, संक्रमित कर सकते हैं। जैसे हम मनुष्यों के अंदर टीकाकरण करते हैं, लगभग वैसी ही विधि आप समझ सकते हैं इसको। उससे हम जब संक्रमित कर देते हैं तो प्लांट्स में ऐसा बोलते हैं कि इनमें भी एंटीबॉडीज इस तरह का बन सकता है कुछ, और उससे फिर कंपैरेटिवली जो दूसरे स्ट्रेन होते हैं उसका संक्रमण इतना अधिक नहीं होता। तो इस तरह से हम इनको क्रॉप को बचा सकते हैं कुछ हद तक। अन्यथा वैसे ये बहुत हार्मफुल है, बहुत अधिक इसका संक्रमण होता है, तो लगभग जो पहला जो उपाय है वही सबसे ज़्यादा प्रभावकारी है कि जैसे ही हम कोई संक्रमित पौधा देखें उसको हम उसको नष्ट कर दें।